गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। ठीक है, कोविड-19 का पालन अवश्य करते होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आप तो जानते ही आपको थोड़ा अजीब टाइप का जरूर लग रहा होगा, कुछ बच्चों को अजीब लग रहा होगा, लेबोरियस लग रहा होगा कि अरे स्कूल तो लग ही नहीं रही है। कुछ बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा, कुछ बच्चों को तो ऐसा लग रहा होगा कि ठीक नहीं लग रही स्कूल, क्योंकि वो सुकून करते होंगे, मजा लेते होंगे, अरे बहुत अच्छा कोरोना वायरस आया। और कोरोना तो मतलब ऐसा कोरोना कभी आया ही नहीं, हमारे जन्म में तो पहली बार आ रहा है कि मतलब हमारी स्कूल ही बंद करा दिया, जान लेने के लिए तैयार हो गया है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा, कुछ के मन में ऐसा लग रहा होगा और कुछ तो लगते होंगे कि अरे मेरी पढ़ाई बंद कर दिए हैं, मेरे को ये करना है, वो करना है, तैयारी करनी है, IPS बनना है। ठीक, तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ऐसा होगा और निश्चित रूप से उनके थिंकिंग में ऐसा लगता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आप भी ऐसा सोचते होंगे। क्या सही है क्या? बताइए यदि ऐसा हो तो सही है। ऐसा वाकई में किसी को लग रहा है कि अरे मेरी स्कूल नहीं खुल रही है, अरे इस बार तो मैं 11 का पेपर भी नहीं दे पाया और पास हो गया, है ना, अच्छा महामारी आई कि मतलब ऐसा काम हुआ, पढ़ने नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी थिंकिंग चलती होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको दूसरे बातों में डाइवर्ट जरूर किया हूँ टॉपिक में, क्योंकि थोड़ा हैप्पीनेस होना चाहिए पढ़ते समय। बच्चों को क्या होना चाहिए, थोड़ा क्या मनोरंजन अवश्य होना चाहिए। यदि आप निश्चित रूप से कहना चाहिए कॉन्फिडेंट हो जाए कि हमको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निश्चित रूप से किसी न किसी दूसरे मोड में ले जाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है कि कहना चाहिए कि यदि हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो हम साइंस डायरेक्ट साइंस का नाम नहीं लेंगे, यदि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री का नाम नहीं लेंगे। आज वैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ नॉर्मलता और मोलरता, तो हम नॉर्मलता मोलरता का नाम नहीं लेंगे, हम पहले आपको ले जाएंगे दूसरे पॉइंट में। और साइंस आती है कि पहले लॉजिक लगाइए, लॉजिक के माध्यम से पहले बच्चों को वहां तक पहुंचा दीजिए। आप थोड़ा सा हिंट करते रहिए लेकिन बच्चा वहां तक पहुंच जाए। और जैसे ही बच्चा उसको बोलने की टॉपिक को सोचता है, वैसे ही तुरंत आप बता दीजिए कि जी हाँ, आज मैं यही पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, आज का जो एजुकेशन है निश्चित रूप से क्या होगा, मतलब मॉडर्न के रूप में रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हमारे टॉपिक में आते हैं। मैं क्या हुआ था कि ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवा रहा था तो एक क्वेश्चन छूट गया था वहां पे, क्योंकि मैंने नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता के बारे में तो आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मलता और मोलरता के बारे में संबंध नहीं बताया था। तो मैं सोचा कि इसको भी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बच्चा कोई कभी जानते तो हैं, कोई क्वेश्चन तो करता नहीं सर ये क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए, या कमेंट्स भी नहीं करेंगे सर तो ये आप बताए नहीं। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको दे दूं, क्योंकि हमको आपको पता भी है कि 100 में 100 आपको पहुंचाना भी है। तो मेरी गुंजाइश रहेगी कि मैं आपको 100 में 100 लाने की बहुत कोशिश करूं। यदि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब भी मैं आप, मेरे पास जितने क्वेश्चन रहेंगे 100% मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, आप पे मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा ही काम करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन रह गया था तो मैं इसके बारे में थोड़ा आज डिस्कस करूंगा। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। चलिए, तो मैं आपको लगभग यानी कि 1 वीक तो हो ही गया होगा आपको पढ़ाई नॉर्मलता और मोलरता। कोई बताएगा क्या क्या होता है नॉर्मलता? थोड़ा सा मुझे चाहिए, यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बता दीजिए, कमेंट के माध्यम से ही बता दीजिए कि हाँ मुझे पता है, ये इसकी डिफिनीशन होती है। चलिए मैं ही बताता हूँ। ठीक, नॉर्मलता लिखा हुआ है और मोलरता, इसकी डिफिनीशन पहले बताता हूँ। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी इक्विलिब्रियम यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही क्या बोला जाता है, नॉर्मलता कहा जाता है, और इसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। क्या समझ में आ गया? चलिए ठीक, इसकी डिफिनीशन बता रहा हूं मोलरता की। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। बच्चों डिफिनीशन समझ में आ गई क्या? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं,
मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M से व्यक्त किया जाता है। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं कैपिटल N और इसको बोलते हैं कैपिटल M। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे पास फार्मूला होता है, देखिए N/M। N का मतलब क्या होगा बच्चों, बोलिए क्या होगा N का मतलब, नॉर्मेलिटी, और M का मतलब क्या हो जाएगा, मोलैरिटी। चलिए इसका फार्मूला लगाइए, आप लिखिए। चलिए पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे, नॉर्मलता का। तो नॉर्मलता का पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, WB/, MB नहीं होगा बच्चों, EB होगा, EB, WB/EB इंटू 1000 VML। ठीक है, यही है कि नहीं है, याद है। चलिए ठीक है, अब याद होगा तभी तो आप बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे ही नहीं, सोचते हैं कि जबरदस्ती तो पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, नॉर्मल मोलरता बताइए, मोलरता क्या होता है इसको बताइए। WB आपको मैं इसके माध्यम से लॉजिक भी बताया था, यानी लॉजिक के माध्यम से पढ़ाया था। WB/, किसी के मन में ये चलता होगा कि लॉकडाउन अच्छा आया, पढ़ने नहीं दिया और सर जी लोग पढ़ा रहे हैं बिना मतलब के लिए, तो याद रखिएगा, ऐसा मन में मत सोचिएगा, लॉकडाउन का हम लोग पालन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए पढ़िए अच्छे से। WB/, क्या होगा, MB की बात करता हूँ, WB इंटू 1000 MB इंटू क्या होगा, VML। शायद मैं एक दूसरे का रिलेशन बता दिया था, तीनों का फार्मूला एक साथ लिखा तो था, लेकिन ध्यान से उतर गया था कि इसका रिलेशन नहीं बता पाया। चलिए सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक, ये आपके समझ में आ गया ना, दोनों का फार्मूला मैंने एक साथ लिख दिया। अब क्या करना है, आपको तो ये पता है ना कि जब कोई पॉइंट या इनटू में रहता है, जब वो ऊपर जाता है तो क्या होता है, वैल्यू एक दूसरे के ऊपर चेंज हो जाती है। तो चलिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा, अभी भाग में डिवाइड में है, तो हो जाएगा आपका N/M इजिकल टू नॉर्मलता अपन मोलरता इजिकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपन EB इंटू VML के इंटू, अब ये देखिए यहाँ डिवाइड में है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, MB इंटू VML हमारा ऊपर चला जाएगा, अपन WB इंटू 1000 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जितना कटता है तो काट दीजिए। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या है, VML से VML कैंसिल हो जाएगा, और क्या है आपका WB से WB भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, MB/EB बचा हुआ है। तो N/M इजिकल टू MB/EB। बच्चों यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा, EB क्या है, तुल्यांकी भार है, यानी कहना चाहिए इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट। तो आपको बताया था नॉर्मलता जब मैं निकलवा रहा था, नॉर्मलता निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का अणुभार बटे संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर। आपको मैं यहाँ शायद बता देता हूँ, यहीं पे नॉर्मलता N इक्वल टू WB/, नहीं WB नहीं होगा, MB होना चाहिए। MB का मतलब क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। MB इक्वल टू क्या होता है, विलेय का अणुभार, और X का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर, यानी संयोजकता कारक। वही आपको यहाँ भी लिखना है। तो चलिए देखिए, नीचे दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक स्टेप और बढ़ा दूं, चलिए ठीक है, तो लिख लीजिए आप यहाँ पे N/M इजिकल टू क्या हो जाएगा, MB/EB का मतलब क्या होगा बच्चों, MB नहीं लिखा है ना, हाँ यही MB होगा, और EB का मतलब मैंने बता दिया ना, N इक्वल टू क्या होता है, MB/X के, तो हमारा क्या हुआ, MB/X हो गया। इतना समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मलता निकालने का फार्मूला है बच्चों, याद रखना है। नॉर्मलता अगर आपसे नहीं बनता होगा तो निश्चित रूप से इसी तरह निकाला जाता है। मान लीजिए क्या है, MB कितना है आपके पास, 90
8 अपान x कितना है आपके पास 2, तो कितना बचा 49। ये इस प्रकार से नॉर्मलता निकाला जाता है। ठीक, चलिए तो देखिए क्या होता है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया तो n अपान m इजिकल टू, अब मान के चलिए ये कोई क्या है नीचे भाग में है, डिवाइड में ऊपर ले जाता हूं तो पुनः इसको चेंज कर दूंगा, तो क्या निकल के आया एम बी अपॉन, यहाँ पे क्या है एम बी अपॉन, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x कहाँ चला जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो एम बी इंटू एक्स अपॉन एम बी से एम बी क्या होगा कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास एन अपॉन एम इजिकल टू एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, संयोजकता कारक होता है। एक्स का मतलब क्या हो जाता है संयोजकता कारक। ठीक है, और इसको और आगे सॉल्व करिए, नॉर्मलता की निकालिए, क्योंकि आपको पता है इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए एन इजिकल टू एम, अरे गलत, स्मॉल एम नहीं लिखना है, कैपिटल एम लिखना है, एन इजिकल टू कैपिटल एम इंटू एक्स। ये आपका क्या निकल के आ गया, फार्मूला निकल के आ गया। बच्चों इसको हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मलता और मोलरता में जब संबंध बताएंगे तो इसको अवश्य याद करिएगा। और इसको हम क्या कहते हैं थोड़ा बताइए आप, संयोजकता कारक, यानी वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, फार्मूला निकल के आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आया, चलिए ठीक है। कुछ पूछना है आपको, जो पूछना हो 100% खुलकर क्वेश्चन करेंगे, हिजिटेशन नहीं होना चाहिए और बेहिचक आप क्वेश्चन करेंगे। 100% आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सामने में रहते हैं तो शर्माते हैं, अभी सामने में नहीं है। जो क्वेश्चन करना हो आप 100% करिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछिए, उसको वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है। नहीं पूछना है तो मैं तो जरूर पूछूंगा आपसे। ठीक है, चलिए ना बताएंगे तो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, मान के चलिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, मिटा दूं इसको ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए ठीक, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, समझ में आ गया है कि नहीं, मैं दोबारा तो बताया नहीं, जिसको पूछना हो तो पूछ लीजिए। करना क्या है आपको, एन अपान एम लिखा था यहाँ पे, डब्ल्यू बी, चूंकि नॉर्मलता का फार्मूला होता है डब्ल्यू बी अपान ए बी इंटू 1000 अपान वी एम एल। इसके बाद मोलरता यहाँ पे था, तो मोलरता लिख दीजिए, मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ। एन अपान एम कैपिटल एम है, कैपिटल एम का फार्मूला ये लिखा हुआ है डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू 1000 अपान वी एम एल लिखा हुआ है, कोष्टक में लिख दीजिए इसको। इसके बाद मैंने क्या किया, ये अभी डिवाइड में है तो इसको क्या किया मैंने ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई में कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई में किया तो क्या हुआ, ये एम बी क्या हुआ चेंज हो जाएगा। मतलब कहना चाहिए कि ये संख्या वैल्यू ऊपर चली जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, मिटा तो दिया, पुनः लिखूं जैसा कहिए, लिख देता हूं, नहीं तो कहेंगे कि दोबारा तो बताया ही नहीं, छाप दिए उसी प्रकार से। तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, मैं मिटा लिख देता हूँ, डब्ल्यू बी अपान ए बी इंटू 1000 अपान क्या होगा वी एम एल, ये लिख दिया। चलो लिख समझ लो, 1000 से 1000 कैंसिल कर दिया, वी एम एल से वी एम एल कैंसिल कर दिया, और क्या बचा डब्ल्यू बी से डब्ल्यू बी करना पड़ता या तो क्या बचा एम बी अपान ए बी बचा, तो एम बी अपान ए बी बचा है। इसके बाद एन अपान एम इजिकल टू एम बी अपान, क्योंकि ई बी बराबर होता क्या है, ये लिखा हुआ ए बी बराबर होता क्या है, ई बी का मतलब जानते क्या होगा यहाँ पे, ये नॉर्मलता है, नॉर्मलता को हम ई बी से दर्शाते हैं, यानी ई बी लिख देता हूँ आपको, ई बी इक्वल हो जाएगा, ए बी इजिकल टू हो जाएगा आपका, ए बी इजिकल टू एम बी अपान एक्स के, एम बी इजिकल टू मॉलिक्यूलर मास होगा, एक्स इजिकल टू वैलेंसी फैक्टर होगा। तो मैंने यहाँ पे एम बी अपान एक्स लिख दिया। फिर क्या किया मैंने, पुनः इसको डिवाइड था तो हमने इंटू में ले गया, तो एन अपान एम इजिकल टू एम बी इंटू एक्स अपान एम बी से कैंसिल हो गया, एन अपान एम बचा इंटू एक्स बचा, एम और एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा एन इजिकल टू एम इंटू एक्स। एम इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, मोलरता है, एन इजिकल एक्स इजिकल टू क्या है, संयोजकता कारक है, और एन इजिकल टू क्या होगा
नॉर्मेलिटी है, मतलब नॉर्मलता। चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये रहा है आपका रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। चलिए सॉल्व करिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप अभी, क्वेश्चन लिखिए। क्या क्वेश्चन है आपका? चलिए लिखिए। 39 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 39 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 39 क्वेश्चन नंबर, ठीक। 39 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा AlOH का होल थ्राइस। 39 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 250 ml विलयन में उपस्थित है। किसमें? 250 ml, 39 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में उपस्थित है या घुला हुआ है? उपस्थित है। 250 ml जल में उपस्थित है, 250 ml जल में उपस्थित है। तो इसकी मोलरता था नॉर्मलता जांच कीजिए। तो इसकी मोलरता तथा नॉर्मलता की गणना कीजिए, ठीक। ये दोनों पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, नॉर्मलता भी पूछ रहा है और मोलरता भी पूछ रहा है। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, मोलरता निकालते हैं फिर नॉर्मलता निकालते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करिए इसको। मोलरता का फार्मूला बताइए पहले। दिया है, क्या दिया है? विलेय का ग्रामों में भार, विलेय का ग्रामों में मात्रा कितना दिया है? WB कितना दिया है? 39 ग्राम। फिर क्या है? विलेय का अणुभार। तो किसका? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे। विलेय का अणुभार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस आपको निकालना है बच्चों। निकालिए यहाँ पे, M भी निकालिए, ना निकालेंगे हम, आपको बताया था, आप निकालिए उसका क्या होगा। और आगे लिखिए विलयन का आयतन, जल्दी निकालिए। विलयन का आयतन भी कितना दिया है? 250 ml। तो सूत्र लगाइए, मोलरता, मोलरता M क्या होगा? WB अपान MB इंटू 1000 पान VmL। चलिए बताइए क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा। मैं आपको शायद बता चुका हूं कि किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए निकालिए, पुनः निकलवाऊं, देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 27, 13 × 26 127 हो जाता है, ठीक है। 13 इसका परमाणु क्रमांक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का 16 तिहाई 48। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 48। अब क्या बचा? हाइड्रोजन कितना हुआ? 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3। चल सॉल्व करिए इसको। तो 7 3 10 18 हो जाएगा, और आपका 7 3 10 18 की 8 कैरी 1, और आपका 4 3 7।
78 आएगा। देखिए कैसे निकाला जाता है, मैंने पुनः निकलवा दिया, ऊपर भी निकाला था, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए MB बराबर 78। ठीक, चलिए तो अब आगे क्या कर रहे हैं आप, सॉल्व करिए इसको। आपके पास तो फार्मूला भी आ गया और आपको मैं मान भी दे दिया, तो अब इसको चलिए सॉल्व करिए, चलिए सॉल्व करिए। तो मान रखिए, चलिए M = हो जाएगा, W भी कितना दिया है 39 गुणे 1000 बटे MB कितना दिया है आपका, MB कितना दिया है 78 इंटू 250, 0 से 0, 25 से कम 25 चौको, 39 से कम 39 दूना 78, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 7। ठीक है, क्या बचा 4/2। ठीक है ना, 4/2 ही बचेगा। तो चलिए इसको भी आगे लिखते हैं, 4/2 बचा है तो इसको भी सॉल्व करिए। कैपिटल M = क्या बचा 4 इंटू 4/2, क्यों 4 इसका ऊपर बचा है और /2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2। तो M = क्या हुआ मोलरता, मोलरता = 2m। आंसर अभी कहाँ आंसर आया, मोलरता आपका कितना आया है 2 आया है। अभी तो आपको नॉर्मलता भी निकालना है बच्चों, तो क्या करिएगा बताइए। अभी तो आपने मोलरता निकाला तो कितना निकला 2 निकल के आया। आप एक काम करिए नॉर्मलता निकालिए, और नॉर्मलता का फार्मूला आपके पास क्या था बताइए। अभी नॉर्मलता बराबर कितना था आपके पास फार्मूला, N = M इंटू x था ना, N = M इंटू x था। M का मतलब मोलरता और x मतलब संयोजकता कारक। तो चलिए क्या करना है कोई बताओ, इसमें जिससे बनता है तो आगे सॉल्व करो, क्योंकि आपको यह करवा दिया गया है, इसमें करना कुछ नहीं है। N = x इंटू M, यहाँ पे x कितना आएगा 3 आ जाएगा, और 2 आपका क्या है मोलरता ही निकल के आ गया, तो नॉर्मलता निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा N = M कितना है आपके पास, M कितना है आपका 2 है, इंटू x क्या है, x का मतलब होगा वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है आपका, यानी कहना चाहिए कि 2 इंटू x का मतलब यहाँ पे 3 होगा। तो N = क्या हुआ है आपका 2 6m, 6n निकल के आया। क्या निकल के आ गया 6n निकल के आ गया बच्चों। पूछिए कहाँ पे आया, तो आप क्या किए सॉल्व कर लिए कि नहीं। चलिए ठीक है, नॉर्मलता N = 6 से n निकल के आ गया, क्योंकि आपका नॉर्मलता भी निकल के आ गया, मोलरता भी निकल के आ गया। देखिए मोलरता कितना निकल के आया, M = 2n निकल के आया, और नॉर्मलता कितन के आया, नॉर्मलता को क्या बोलेंगे N = 6m। तो समझ में आ गया। देखिए एक बार और देख लीजिए, 39 ग्राम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में उपस्थित है, तो इसकी मोलरता था नॉर्मलता की गणना कीजिए। दिया है विलेय का ग्रामों में मात्रा WB = 39 ग्राम। विलेय का अणुभार एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड MB = 78। 78 कैसे आया मैं आपको बताया था, विलेय का अणुभार V 250 ml आया। अब आगे चलिए, मोलरता M = WB/MB × 1000 VML, ये फार्मूला हो गया। WB का मान 39 है, 1000 आपका वही है, MB आपका 78 है, मैंने निकलवाया, और आपका 250 है, 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल कर दिया। इसके बाद क्या हुआ 0 से 0 जब कैंसिल हो गया, और 39 से कम 78 आया। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद आपका क्या हुआ, इसको मैंने सॉल्व किया तो और आगे काट दिया ले गया, तो M = 4/2 = 2,
तो मोलरता इक्वल टू 2m आया। अब आगे देखिए, नॉर्मलता निकालना है, तो नॉर्मलता के लिए हमारे पास ये सूत्र है। नॉर्मलता के लिए सूत्र क्या है, तो क्या दिया है, नॉर्मलता इक्वल टू n इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू एक्स के। ये हमारे पास फार्मूला पहले से था, मैंने सॉल्व किया था। तो n इक्वल टू 2, m का मतलब 2 और x का मतलब क्या हुआ 3। ये 3 कहाँ पे आया है, तो बताइए कहाँ पे आया, कोई बताएगा कहाँ पे आया 3, कोई भी कमेंट कीजिए 3 कहाँ पे आया है। चलिए मैं इसको पुनः बता देता हूँ। आपको जब मैं बताया था, जब कोई एसिड होगा H2SO4 होगा, तो इसकी वैलेंसी X की जब बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, क्योंकि इसको जब तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन और SO4 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई एल्कोहल होगा, ये एसिड की बात हो गई, किसकी, एसिड की। और बेस की बात हो गई, बेस की बात थोड़ा मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा डाउट भी होगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये देखिए, अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड में जब होगा तो मान के चलिए हमारे पास H2SO4 है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो मान के चलिए जब हम संयोजकता कारक निकालते हैं तो कैपिटल जो x है वो हमारा संयोजकता कारक है, तो x के स्थान पे हम 2 रखेंगे। जब एसिड की बात करेंगे तो याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें HCl भी हो सकता है, तो HCl में 2 रहेगा, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, वहां पे H बराबर x बराबर यहाँ पे क्या होगा, x बराबर यहाँ पे 1 होगा, और इसमें क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। अब हम बेस की बात करते हैं। बेस में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास NaOH है, तो NaOH को तोड़िए क्या होगा, NaOH जब तोड़ते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी कितने हैं, 1, तो यहाँ पे आप x इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, ठीक। और आगे चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्व जब इसको आगे और करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि अब मान लीजिए मेरे पास AlOH का होल प्राइस है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, Al3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। लेकिन कितने नेगेटिव, एक ही नेगेटिव रहेगा, 3 नहीं रहेगा। इसके पहले हम 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पढ़ेंगे। आप पढ़े हैं शायद 11 में पढ़े हैं, कौन सा रूल हेस का, स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, उसमें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करवा रहा था, देखिए ध्यान देंगे होंगे, ठीक। यहाँ पे कितने, तो यहाँ पे x बराबर कितने हो गया 3 हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू यहाँ पे 3, इस कारण से मैंने क्या किया, यहाँ पे x के स्थान पर 3 लिखा, और m इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या हुआ 3 2 6 आया, तो आंसर आया। तो समझ में आ गया ना कैसे निकाला जाता है संयोजकता कारक, यानी वैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया, तो ठीक, अच्छी बात है, समझ में आ गया तो और आप अच्छी से निकाल लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया। यदि आपको वहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं, नॉर्मलता मोलरता दोनों लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, नॉर्मलता, यहाँ पे पहले नॉर्मलता आएगा, मोलरता आया है, तो मोलरता कैपिटल M इक्वल टू 2m, और नॉर्मलता फिर निकाला गया, नॉर्मलता इक्वल टू 6n। ये क्या हुआ, दोनों आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसी में, मिटा दो इसको, समझ में आ गया ना। मोलरता और मोलरता में संबंध, यानी कैपिटल M और स्मॉल m में संबंध है। मैं थोड़ा इसे डिफाइन करता हूँ और आपको इसी में हम स्क्रीनशॉट पे दे देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मोलरता, और क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा मोलरता और मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन molarity and molality,
ठीक है। मोलैलिटी को हम किससे दर्शाते हैं, याद रखना, स्मॉल मोलैलिटी को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोलरता, मोलेरिटी। यहाँ क्या लिखेंगे, मोलेलिटी। यहाँ पे स्मॉल एम लिखना है बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। ठीक है, चलिए ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला देखिए क्या होगा, मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। यानी मोलरता का संबंध किससे होगा, विलयन की आयतन से, याद रखना है। मोलरता का संबंध किससे होगा, मोलरता का संबंध विलयन की आयतन से किया। पहला अंतर मैंने बताया कि इसका जो संबंध बताया कि मोलरता का जो संबंध होता है विलयन के आयतन से होता है, लेकिन जो मोलरता का संबंध होगा तो मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। यानी मोलरता का संबंध किससे होगा, मोलरता का जो संबंध होगा, मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं इसकी पिक आपको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों, मोलरता की मात्रा से, मोलरता का संबंध विलायक की मोलरता, विलायक की मात्रा से होता है, विलायक की मात्रा से होता है। ठीक, ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर तो क्या होगा बच्चों, देखिए इसको भी, विलायक की मात्रा महत्वहीन है। इसमें विलायक की मात्रा का कोई उपयोग ही नहीं होता, विलायक की मात्रा महत्वहीन होगा। क्या होगा, विलायक की मात्रा महत्वहीन, विलायक की मात्रा महत्वहीन होता है। विलायक की मात्रा महत्वहीन होता है। इसमें क्या होगा बच्चों, मोलरता में विलयन का आयतन महत्वहीन होता है। इसमें लिख दीजिए दूसरे पॉइंट में, विलयन का आयतन महत्वहीन। इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा। मतलब मोलैलिटी की जब बात होगी तो इसमें आयतन होता ही नहीं तो महत्वहीन हो गया, और इसमें जब मोलरता की बात होगी तो इसमें तो विलायक की मात्रा ही नहीं होती, तो क्या हो जाएगा आपका, महत्वहीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट होता है तापक्रम परिवर्तन पर, तापक्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाती है। यानी जो मोलरता है हमारी वो क्या हो जाता है, तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा पॉइंट में हो जाएगा तापक्रम परिवर्तन पर, तापक्रम परिवर्तन पर, तापक्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसका जो होगा ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इस पर ताप का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्या लिखेंगे, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक बच्चों, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया ना। चौथा पॉइंट बात करते हैं, मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। यानी मोलरता को किसमें, मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। चौथे नंबर में आप लिख लेंगे मोलरता को मोल प्रति लीटर, मोलरता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। व्यक्त
किया जाता है। और इधर साइड क्या हो जाएगा बच्चों, मोल प्रतिक्रिया, मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। इसको किसमें, मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। किसको, मोलरता को। ये चौथा पॉइंट होगा। बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं किसके किसके बारे में, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बताया। दोनों में आप अच्छे से समझ गए होंगे और पढ़ लेंगे, क्योंकि यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको अगर सेंटेंस के अनुसार अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए इसको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन छूट गया था। 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। मैंने इसको बता दिया लास्ट में, मैं सोचा कि आपको ये बता देता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन एक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं आपसे ज़्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। आपको ना पता होगा, इस कोविड-19 में इतना सारी मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप जरूर इसका उपयोग कीजिए। मैं आपको 100% जवाब दूंगा, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा और देख लीजिए। ये जो मोलरता होता है, तो कहा गया है मोलरता का संबंध विलयन की आयतन से होता है। इसमें क्या होता है, मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। इसमें आपकी डिफिनेशन से अंतर निकल गया। दूसरा पॉइंट कहा है कि विलायक की मात्रा महत्वहीन होती है। 100% इसमें मोलैलिटी में तो होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, विलायक की मात्रा, क्योंकि डिफिनेशन कहती है कि 1 लीटर विलयन में बक्षित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो ये विलायक कहाँ है ही नहीं। लेकिन विलयन का आयतन महत्वहीन होता है। ये तो ग्रामों की बात होती है। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में घुले विलय के अणुओं की संख्या को या किलोग्राम की संख्या को बोला गया है मोलरता। फिर इसके बाद कहते हैं, तीसरा पॉइंट होता है ताप क्रम परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ताप का कोई प्रभाव ही नहीं रहता इसमें। फिर चौथा नंबर यह है, मोलरता को मोल प्रति लीटर से या मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, और मोलरता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो ये रहा आपका मोलरता और मोलरता में संबंध हुआ बच्चों। हम आपको इसकी पिक दे दूंगा, आपको देखिए स्क्रीन शॉट पर दिख रही होगी, थोड़ा देखिए अच्छे से, निश्चित रूप से आपको दिख रही होगी। ठीक है बच्चों, पढ़िए, समझिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को भी सेंड कीजिए, और जो क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन में दीजिएगा। सभी क्वेश्चन का मैं आपको क्या कर दिया हूँ, एक पीडीएफ में मैंने आपको क्या बना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया हूँ, उसको अच्छे से वहाँ पे पढ़िए। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।